नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 28 फरवरी के बाद से अमेरिका की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वो इधर जाए या उधर जाए। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो ईरान के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर उससे वापस जाएं या फिर ईरान पर हमले जारी रखें। युद्ध विराम भी किया, अमेरिका ने खुद पहल की, ईरान ने कोई पहल नहीं की, ये साफ दिखाई पड़ा है। उसके बाद युद्ध विराम की मियाद खत्म होने के बाद युद्ध विराम को एक तरफा आगे बढ़ाने का काम भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लगातार बातचीत की कोशिश भी कर रहे हैं, ईरान की तमाम शर्तों को मानने को भी तैयार हो गए हैं। बावजूद इसके कोई स्थायी शांति समझौता हो नहीं पा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक नया दबाव है कि वो ईरान पर हमले जारी रखें, तो ईरान को चेतावनी भी देते रहते हैं और बीच में हमला करने के आदेश निर्देश भी देते रहते हैं, हमले भी हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, ईरान की कुछ ईरानी बोट्स पर हमला किया और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, उसके बाद फिर ईरान ने जो जवाब दिया तो फिर अमेरिका फिर से खामोश हो गया। उसको फिर से वो 40 दिन की लड़ाई की यादें एक बार फिर उसकी हरी हो गई, जो 2 महीने पहले ही, अभी युद्ध विराम से ठीक पहले जो स्थितियां दिखाई पड़ रही थी कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को संयुक्त रूप से पस्त कर दिया। इस लड़ाई में मजबूर होकर अमेरिका युद्ध विराम करने पर मजबूर हो गया। लेकिन हो क्या रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। उसके पीछे बहुत से कारण है, लेकिन ताज़ा तरीन जो हमला अमेरिका ने किया और उसको लगा कि एक बार फिर ईरान पर हमला करके उसको और टेरराइज किया जाएगा, एक तरीके से उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। लेकिन पलट कर ईरान ने फिर वही किया जो बार बार वो चेतावनी देता रहा है। ईरान ने हमले किए और कई अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया। उसके बाद उसने फिर चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला होता है तो फिर बुरी तरीके से नतीजे भुगतने होंगे। तो अमेरिका ने जब ईरानी बोट्स पर हमला किया हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, उसके बाद ही ईरान ने अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को मार गिराया। बहुत ही ये एक इक्विप्ड ड्रोन माना जाता है, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग ड्रोन माना जाता है, जिसको मार गिराया ईरानी सेना ने। और इसके अलावा ईरानी हवाई क्षेत्र में एक और लड़ाकू विमान घुसा था, उस पर भी फायरिंग की। हालांकि वो अपने को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन चेतावनी फिर से दी है IRGC ने कि अगर कोई कोशिश की जाएगी तो इसी तरीके के नतीजे उसको भुगतने होंगे या इससे भी ज़्यादा भयावह। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का कहना है कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ईरानी फोर्स, उसके मुताबिक, यानी अल जजीरा ने IRGC के हवाले से कहा है कि ईरानी फोर्स ने एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर कार्रवाई की है, यानी उस पर हमला किया है, उस पर बमबारी की है। IRGC ने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया की ताकतें अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी और अमेरिका के पास इस इलाके में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। मुस्तफा खामेनेई का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका अभी तक उसकी जो भी मजबूती है वो इस इलाके में, यानी पश्चिम एशिया में, यानी अरब देशों में जो उसके तमाम ठिकाने बने हुए थे, ज़्यादातर ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। ईरान ने उन सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया है, चाहे वो UAE में रहे हों, चाहे वो बहरीन में रहे हों, चाहे वो क़तर में रहे हों, चाहे वो जिन भी देशों में रहे हों, कई देशों में बने हुए थे। इस इलाके में इसराइल की ताकत का स्रोत जो था वो अमेरिका था। अमेरिका के अलावा बाकी जो नेटो देश थे, तो नेटो देशों ने तो पहले ही अपने को अलग कर लिया ईरान पर हमले के बाद। अमेरिका की स्थिति भी कुछ ऐसी हो रही है कि अब वो इसराइल का उस तरीके से साथ दे नहीं पा रहा है। अमेरिका की मजबूती का इस इलाके में जो सबसे बड़ा स्रोत थे वो वही थे, यानी पश्चिम एशिया के जो देश हैं वहाँ पर बने हुए अमेरिकी ठिकाने, क्योंकि अगर ये ठिकाने न रहें तो अमेरिका इजराइल में अपने ठिकाने बना नहीं पाएगा, वो इतना बड़ा देश है नहीं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपने यहाँ से सारे हमले तो ईरान पर कर नहीं पाएगा, लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी है। इसलिए इन इलाकों की जो यहाँ पर उसके जो सैन्य ठिकानों की स्थिति थी उसकी वजह से उसकी मजबूती थी, ये उसकी मजबूती का आधार थे।
अब पश्चिम एशिया में भी जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ संबंधों की एक पुनर्पड़ताल की जा रही है, एक बार फिर उनका इवेल्युएशन किया जा रहा है कि आखिर इनके साथ रहने से हमको मिला क्या है और नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, उसको देखते हुए अब अमेरिका दोबारा उसी तरीके के अपने बेस यहाँ पर बना पाएगा, उसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़े बहुत अगर जहाँ पर वो पूरी तरह से जो बेस नहीं नष्ट हुए होंगे वहाँ वो रिपेयरिंग करा सकता है, कुछ टेम्परेरी चीज़ें बना सकता है, लेकिन ये जो पूरा सेंटकॉम है, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, यानी ये जो पश्चिम एशिया में उसका जो मुख्यालय है, वो जो ऑपरेट हो रहा था, अब वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा जैसे ईरान युद्ध से पहले वो ऑपरेट हो रहा था। और सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ नियंत्रित हो रही थी, उनके सैनिकों को ठिकाना मिला हुआ था, सेना के अस्त्र शस्त्रों को ठिकाना मिला हुआ था, लेकिन अब वो ठिकाने ही बेठिकाने हो गए हैं, यानी नष्ट हो गए हैं। दूसरी ओर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस लड़ाई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिरे हुए हैं। अब वो हमला करके बार बार ईरान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी अमेरिका के हमले का डर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ईरान उनको फिर से दो कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दे रहा है। जिस तरीके से अब उसने ये हमला किया है, अब एक बार फिर वो दहशत में आ गए कि ईरान कमज़ोर नहीं है। बार बार ईरान की तरफ से ये कहा गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने में जिस ज्यूस कम्युनिटी ने पूरी मदद की है, यानी यहूदी कम्युनिटी ने, इसराइल भी, चूंकि इसराइल में सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं यहूदी हैं तो अमेरिका में है, और बहुत अमीर है, वो रिच है एक तरीके से, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है, और उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की थी सत्ता में लौटने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप आए तो जाहिर सी बात है कि उनका दबाव ज़बरदस्त काम कर रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू का एक अलग किस्म का दबाव काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रंप को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अब ये जो अभी युद्ध विराम के बावजूद जो हमला हुआ है ईरान की कुछ बोट्स पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, उसके लिए कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ये हमला ये नेतन्याहू के दबाव के कारण हुआ है, करना पड़ा उनको, क्योंकि नेतन्याहू बार बार दबाव बना रहे हैं कि ईरान पर फिर से हमला किया जाए। क्योंकि नेतन्याहू एक आर पार की लड़ाई लड़ने से ज़्यादा वो अपने देश में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं कि जब तक वॉर में उलझे रहेंगे, उनके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों पर रोक लगी रहेगी। अक्टूबर नवंबर में वहाँ संसदीय चुनाव भी होने हैं, उनको लगता है कि लड़ाई जारी रही तो संसदीय चुनाव में उनको फ़ायदा हो सकता है। ये अपने उनके असेसमेंट है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वो किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के पीछे सीधे सीधे कारण बताया जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स को। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन यहूदी कम्युनिटी का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुशनर जो उनके अपने दामाद हैं, और जब वार्ताकारों की जो टीम है, 3 लोग हैं, उसमें एक वार्ताकार वो भी हैं, वो भी जाहिर सी बात है कि ट्रंप से ज़्यादा वो नेतन्याहू के दबाव में काम करते हैं, यहूदी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। क्योंकि यहूदियों के लिए कहा जाता है, उसके लिए वो अमेरिकी नागरिक भले हो, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नहीं है, उनके लिए इजराइल फर्स्ट है। और यही बात अब अमेरिका में ट्रंप के लिए कही जाने लगी है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट के बजाय अब इजराइल फर्स्ट हो गया है। यानी वहाँ इजराइल को लेकर जिस तरीके से अब एक फ्रैक्शन पैदा हो गया है, एक विभाजन पैदा हो गया है कि कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल के चक्कर में अमेरिका अपने को बर्बाद कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेलिंग के शिकार होकर बर्बाद कर रहे हैं अमेरिका को। तो इजराइल की मदद तो की जाए, लेकिन इस तरह मदद न की जाए कि अमेरिका ही बर्बाद हो जाए। अब आपने देखा भी कि ट्रंप पर यहूदी कम्युनिटी, और यहूदी कम्युनिटी ने उनको बनाया भी है, तो जाहिर सी बात है कि दबाव रहेगा ही। और उनकी अपनी जो एक कोर टीम है, उसमें भी तमाम यहूदी लोग हैं। नेतन्याहू का दबाव अलग, लेकिन इन सब के अलावा जिस तरह से सेना का, आम लोगों का, अमेरिका के लोगों का, और वहाँ के तमाम डेमोक्रेट्स और अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लोगों का जो दबाव बन रहा है कि इस युद्ध से अपने को खींचा जाए, बाहर निकाला जाए, इस द्वंद्व में बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बीच बीच में वो कोशिश ये कर दे रहे हैं कि दबाव में आकर हमले भी कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस लड़ाई से हाथ खींच लिए जाएं। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब वो हाथ तो खींच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान के साथ अब समझौता कर रहे हैं, तो अभी तक जो लोग ईरान पर हमले को लेकर उनका समर्थन कर रहे थे, यद्यपि बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे थे वो अब ये कह रहे हैं
कि आपने ईरान के आगे घुटने टेक दिए तो इस लड़ाई से अब अमेरिका को मिला क्या। तो बड़ी अजीब सी स्थिति में इस समय दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके व्यवहार में, उनकी कार्यशैली में, उनकी भाषा में, और जिस तरीके से वो पत्रकारों के सवालों के भी जवाब देते हैं, जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, इससे साफ नज़र आ रहा है कि किस कदर और कितना ज़्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। और इस दबाव के आगे वो अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं कि जाएं किधर। देश के लोगों की तरफ जाएं, यहूदी कम्युनिटी की तरफ जाएं, नेतन्याहू की तरफ जाएं, या फिर अपने व्यापार की तरफ जाएं। और इस दबाव में आकर वो कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी ईरान पर हमला करते हैं, कभी उससे कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, कभी कहते हैं कि आपकी हम सारी शर्तें मानेंगे, कभी कहते हैं कि हम ख़त्म ही कर देंगे। समझ में ही नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी दुनिया उसका खामियाजा भुगत रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और अपील है आपसे कि जब आप इसको लाइक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है हाइप का। हाइप का मतलब है कि आप उसको अगर क्लिक कर देंगे तो आप इस वीडियो को अपने तमाम और दोस्तों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करने में मदद कर सकते हैं। तो आपसे अपील है कि आप लाइक करने के बाद हाइप बटन को भी दबा दीजिए।